आरिणी समूह के लाइव वीडियो में आपका स्वागत करती हूँ। मैं अपना परिचय बता दूँ, मैं स्पेन से पूजा अनिल। मुझे पता नहीं है वहाँ आप सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं? और यहाँ कुछ पता भी नहीं चल रहा है किसी ने ज्वाइन किया है मेरा लाइव या नहीं। नमस्ते। नमस्ते। कुछ लोग आने लगे हैं मेरे साथ, यहाँ जुड़ने लगे हैं। अंजू जी आ गई हैं। नमस्कार है सभी को, जो लोग भी उपस्थित हैं। अंजू जी नमस्कार। उषा जी भी आ गई हैं। संध्या पांडे जी हैं। सबको अंजलि है। अंजलि, हाय अंजलि। सबको नमस्कार है मेरा। आरिणी समूह के इस लाइव कार्यक्रम में मैं आज कथा पाठ करूंगी और लघु कथा पाठ और कविता पाठ करूंगी। आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं? मुझे पता नहीं चल रहा है, यहाँ कोई मैसेज भी नहीं आ रहा है, कुछ पता नहीं चल रहा है। अगर आप मुझे बता दें, देख सकते हैं ठीक से सही चल रहा है तो मैं कार्यक्रम शुरू करती हूँ। 5-6 लोग आ गए हैं यहाँ पर मेरे साथ। सभी उपस्थित लोगों को नमस्ते। कैसे हैं सब लोग? चलिए, कार्यक्रम शुरू करने से पहले मैं आरिणी चैरिटेबल फाउंडेशन के बारे में कुछ बता देती हूँ। इस फाउंडेशन की स्थापना का मुख्य उद्देश्य है साहित्यिक, सामाजिक, शैक्षणिक, कला के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करते हैं। और अपने संस्था इनकी संस्था की स्थापना मार्च 2019 में किया था। और 30 जून 2019 को, जैसा कि हमें मीनू जी ने बताया, 30 जून 2019 को राष्ट्रीय स्तर पर अलंकरण समारोह का भव्य आयोजन किया था, जिसमें अलग अलग क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य करने वाले 51 समाज सेवियों को सम्मानित किया था इन लोगों ने। और आरिणी संस्था समय समय पर विभिन्न सामाजिक, साहित्यिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक गतिविधियों का आयोजन करती रहती है। और वैश्विक महामारी के दौरान इन्होंने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जब अपना
लाइव प्रोग्राम्स शुरू किए, तो उसके बाद से अब तक विभिन्न बोलियों में और विभिन्न क्षेत्रीय कार्यक्रमों के साथ 600 से अधिक काव्य पाठ आयोजन किए जा चुके हैं। 600 से अधिक लाइव फेसबुक ये लोग आयोजित कर चुके हैं मई 2020 के बाद से। और एक बार इन्होंने 50 साहित्यकारों द्वारा देशभक्ति गीतों का फेसबुक लाइव और 108 साहित्यकारों द्वारा महाकवि संगम का काव्य पाठ, देश विदेश के 161 लघु कथाकारों द्वारा सतत लघु कथा पाठ का आयोजन किया था, जो कि 12 घंटे से ज्यादा तक लगातार चला था। इसके अलावा आरिणी समूह भजन संध्या, आरिणी नव्यांकुर काव्य पाठ एवं सवाल तुम्हारे जवाब हमारे जैसे वक्तव्यों का भी प्रसारण फेसबुक लाइव पर रोज होता है। और इसी कड़ी में, नवाचार की अगली कड़ी में, मीनू जी कहती हैं, प्रवासी साहित्यकारों के लिए देश में निकला होगा चांद नामक कार्यक्रम के अंतर्गत फेसबुक लाइव द्वारा काव्य पाठ एवं लघु कथा पाठ का आयोजन किया जा रहा है। मैं भी इसी में सम्मिलित हूँ। इसी कार्यक्रम के अंतर्गत, देश में निकला होगा चांद कार्यक्रम के अंतर्गत मैं भी कविता पाठ करूंगी। मेरे पास किसी के भी कमेंट्स आ नहीं रहे हैं, शायद आप मुझे देख पा रहे हैं। यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्नोफॉल चल रहा है। कल से बहुत ही बढ़िया मौसम हो गया है। मौसम तो खैर सर्दी का है ही और बहुत अच्छी सर्दी है। और कल से यहाँ पे जितना स्नोफॉल हो रहा है तो बहुत ही अजब सा एकदम माहौल बन गया है, बहुत सुंदर सा माहौल बन गया है। सब तरफ खुशी की लहर दौड़ गई है। अभी भी मेरी खिड़की से बाहर मैं देख रही हूँ, यहाँ पे बहुत तेजी से स्नोफॉल हो रहा है। नीचे बच्चों के खेलने की आवाजें आ रही हैं। काश मैं आपको दिखा सकती, आप देख पाते यहाँ से। मुझे पता नहीं है मैं यहाँ पे कैसे कमेंट्स को देख सकती हूँ। शायद मैं समझती हूँ कि मैं यहाँ पे आपको देख तो सक ही रही हूँ। कुछ लोग हैं। मैं शुरू करती हूँ अपना लाइव फिर से। जो लोग हमारे साथ जुड़ गए हैं उन सबको नमस्कार है। और आज का कार्यक्रम शुरू करने में, इस शुरुआत से मैं श्रीमद् भगवत गीता के श्लोक से शुरुआत करती हूँ। इसमें अध्याय 10 का 20वां श्लोक है। अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थितः अहमादिश्च मध्यम च भूतानामंत एव च। अर्थात मैं हर जगह स्थित हूँ। मैं ही, गुडाकेशा या अर्जुन को संबोधित करके कृष्ण कहते हैं और कहते हैं मैं हर एक जगह पर स्थित हूँ, हर एक व्यक्ति में स्थित हूँ, सब तरह के प्राणियों में, अंत में, आरंभ में और मध्य में मैं ही स्थित हूँ। तो उन्हें याद करते हुए कि हम सभी प्राणियों के मध्य जब वे स्थित हैं, तो उन्हीं के साथ मैं आज का कार्यक्रम शुरुआत करती हूँ। आज की शुरुआत में एक कविता से करते हैं। समय की बात है जहाँ तक, समय से शुरुआत करते हैं। बेचैनी। कविता का नाम है बेचैनी। नहीं भटकती घड़ी की सुइयां कभी, नहीं भटकती घड़ी की सुइयां कभी,
एक गति से भागते हुए। नीला आकाश अपनी जगह पर रहता सर्वदा स्थिर। नीला आकाश अपनी जगह पर रहता सर्वदा स्थिर। उंगलियों के नाखून भी सदैव शिराहीन धमनी रहित, बस मन बदलता रहता है करवटें। ना एक गति, ना स्थिरता और ना ही उदासीनता, हमेशा कुछ नए की ललक और सदा एक अकुलाहट। दरवाजे मन के बंद करके देख लो, दरवाजे मन के बंद करके देख लो। बेचैनी खिड़की के रास्ते आने को बेचैन रहती है। बेचैनी खिड़की के रास्ते आने को बेचैन रहती है। शायद आप लोग सब सुन पा रहे हैं, मुझे बिल्कुल यहाँ पता नहीं चल रहा है, कोई कमेंट मेरे पास आ नहीं रहा है, यहाँ कुछ भी संभव नहीं हो रहा है देखना। मैं अगली कविता शुरू करूं? अब जो क्योंकि मुझे पता नहीं चल रहा है तो मैं शुरू ही कर देती हूं। एक पाती आती है, चिट्ठी, पाती चिट्ठी, पत्र। एक पाती आती है, मैं आकाश चूमना चाहता हूं। अब किसका ऐसा पत्र है कि हम आकाश चूमना चाहते हैं? एक पाती आती है, मैं आकाश चूमना चाहता हूं। आभासी है आकाश, महसूस होने से परे। सही बात है, आप आकाश को छू नहीं सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं कि आकाश है, आप जान सकते हैं, उसे महसूस भी नहीं किया जा सकता है। तो ऐसे में क्या किया जाए? आभासी है आकाश, महसूस होने से परे, मैं धरती चूम लेता हूँ। आभासी है आकाश, महसूस होने से परे, मैं धरती चूम लेता हूँ। एक पाती आती है, मैं नदी को गले लगाना चाहता हूँ। एक और पत्र आया है। एक पाती आती है, मैं नदी को गले लगाना चाहता हूँ। चुलबुली है नदी, रुकती नहीं कहीं, मैं पत्नी से लिपट जाता हूँ। चुलबुली है नदी, रुकती नहीं कहीं, मैं पत्नी से लिपट जाता हूँ। और एक पाती आई है, देखिए। एक पाती आती है, मैं घने वृक्ष सा झूमना चाहता हूँ। झड़ चुके हैं पत्ते, मैं बच्चों को निकटतम खींच लेता हूँ। मैं बच्चों को निकटतम खींच लेता हूँ और फिर करता हूँ प्रतीक्षा और एक पाती आए। करता हूँ प्रतीक्षा और एक पाती आए। सब लोग जो सुन रहे हैं, धन्यवाद है उनको कविता सुनने के लिए, मेरे साथ यहाँ उपस्थित होने के लिए। आप लोग यहाँ हैं, मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है, बहुत खुशी हो रही है मुझे। और मैं फिर से कहूँगी, मैं यहाँ पर एक भी कमेंट देख नहीं पा रही हूँ, तो मैं आपसे आपके कमेंट बिल्कुल पढ़ नहीं सकती हूँ। अच्छा, अब मैं कुछ और सुनाती हूँ आपको। एक लघु कथा सुनाती हूँ मैं। लघु कथा का शीर्षक है दुविधा। दुविधा शीर्षक ये, माता पिता के साथ हमारे बहुत सारे पल होते हैं जब हम उनके साथ शेयर करना चाहते हैं, और कभी वे हमारे साथ कुछ पल शेयर करना चाहते हैं, बिताना चाहते हैं। तो ऐसे में कई बार ऐसा होता है, कम्युनिकेशन होना संभव नहीं होता है, और कम्युनिकेशन ना हो सके उनसे संवाद, तो एक तरह की दुविधा आ खड़ी होती है। और उसके अलावा भी और कुछ भी दुविधा होती है जो घर परिवार में, संसार में अचानक से सामने आती है। तो ऐसी ही दुविधा को लेकर मैंने एक लघु कथा लिखी है, छोटी सी है, आइए सुनते हैं इसे। सुबह से माँ से बात नहीं हो पाई थी उस दिन। प्रकाश ने मोबाइल देखा। दोपहर में माँ ने फोन किया था, लेकिन तब वह ऑफिस की एक मीटिंग में था, और जब वहां से फ्री हुआ तब बहुत देर हो चुकी थी। और तभी उसकी पत्नी किरण का फोन आ गया था। तब वह भोजन करने घर चला गया था, और उसे ध्यान ही ना रहा बाद में
कि माँ को एक फ़ोन ही कर देता। अब लगभग रोज यही हो रहा था। देर शाम को जाकर माँ से बात हो पाती और रोज ही माँ से मिलने का काम कल पर टाल दिया जाता। खैर, जैसे ही उसे याद आया उसने तुरंत फोन लगा दिया। माँ के मोबाइल पर घंटी बजती रही, किसी ने उठाया नहीं फोन। तो उसने लैंडलाइन पर कॉल लगाया। लैंडलाइन हमारे पास एक फिक्स लाइन भी रहती है जो अब विलुप्त होती जा रही है, लेकिन रहती है अभी तक भी। खैर, उसने लैंडलाइन पर कॉल लगाया, वहां भी यही हुआ। उसने सोचा शाम का समय है, शायद माँ छत पर टहल रही होंगी। जैसे ही उसका मिस कॉल देखेंगी वे ही कर लेंगी उसे फोन। इधर घर पर बच्चे उसकी राह देख रहे थे, वह उनके साथ होमवर्क करवाने में व्यस्त हो गया। उधर किरण को बाजार भी जाना था। कुछ देर बाद वह उसके साथ बाजार चला गया। रात का खाना भी बाहर खा लिया, लगभग रोज ही की तरह। घर पहुंचे तो रात हो चुकी थी। तब तक भी माँ का फोन नहीं आया। ऐसा होता नहीं कभी। माँ देखती थी कि उसका मिस कॉल है तो माँ खुद ही उसे कॉल कर देती थी। लेकिन माँ ने देखा उसे समय नहीं मिला होगा तो स्वयं ही फोन कर देती थी। लेकिन आज 10 बज गए तो उसने ही पुनः फोन लगा दिया। रात हो चुकी थी। माँ ने अब भी फोन नहीं उठाया। अब प्रकाश को चिंता होने लगी। उसे लगा माँ के घर जाकर देख आए कि सब ठीक है या नहीं। किरण से उसने कही यह बात। किरण ने कहा, माँ सो गई होंगी, रात हो गई है, इस समय उन्हें डिस्टर्ब करना सही नहीं, सुबह चले जाना। परेशानी की स्थिति में वो किरण की बात मान तो गया, किंतु उसे रात भर नींद नहीं आई और व्याकुलता अनुभव होती रही। जैसे ही सुबह हुई तुरंत वह माँ के घर की ओर चल दिया। पीछे से किरण आवाज देती रही कि थोड़ा रुक कर जाओ, लेकिन वह चिंतित था, रुका नहीं। माँ के घर पहुंचा तो वे दरवाजे पर खड़ी हुई थी। वहीं सूर्य नमस्कार कर रही थी। माँ को सामने देखकर प्रकाश की जान में जान आई। हाफते हुए पूछने लगा, माँ कल फोन क्यों नहीं उठाया? बेटा 1 महीना हो गया था तुझे देखे हुए। कल फोन कर देती और फोन तेरा उठा लेती तो आज सुबह सुबह दर्शन कैसे देता तू? चल आजा, तू भी सूर्य को नमस्कार कर ले, फिर आजा भीतर। तेरे लिए खीर और आलू पूड़ी का नाश्ता बनाकर रखा है। बहू और बच्चों के लिए भी ले जाना। माँ उसे देख बेहद आनंदित थी। क्या ना माँ, कितनी बार कहा है तुम हमारे साथ ही चलकर रहो, क्यों यहाँ अकेली रहती हो? तुम्हें क्या पता नहीं लगता कि मुझे कितनी परेशानी होती होगी, तुम्हारी कितनी चिंता होती होगी माँ, यह तो सोचो कभी। देखो बेटा, बहू की भी तो तुमसे कुछ इच्छाएं हैं, कुछ आशाएं हैं। तुम्हें सर्वप्रथम उनका ध्यान रखना चाहिए, और फिर यदि वह मेरे यहाँ रहने से असहज अनुभव करती है तो मेरा अलग रहना ही ठीक है। तुम्हारे पिता ने बड़े प्रेम से यह घर बनाया था। तुम जानते तो हो कि मुझे यहाँ कुछ भी दिक्कत नहीं। तुम्हारे घर से अधिक दूर भी नहीं है यह घर। तुम आकर कभी भी मिल जाते हो, मैं तुम्हें प्रसन्न हो जाती हूँ, मैं तुम्हें देख प्रसन्न हो जाती हूँ। बहू और बच्चे भी आते तो अधिक प्रसन्नता होती। लेकिन अब प्रकाश माँ से जिद करना चाहता था, किंतु नहीं कह पाया कुछ भी। उसके मन की गुत्थी सुलझती ही न थी कि यदि माँ मान गई तो किरण को क्या जवाब देगा। इधर बच्चों को स्कूल भेज किरण भी माँ के घर पहुंच गई थी और उन दोनों की बात भी सुन ली थी। उसने भीतर प्रवेश कर माँ को चरण स्पर्श किया और कहा, माँ, प्रकाश सही कह रहे हैं, आप हमारे साथ चलकर ही रहिए। बच्चे भी आपको बहुत याद करते हैं और मेरे लिए तो आपका होना बहुत बड़ी सुविधा है। आप रहती हैं घर पर तो मैं निश्चिंत होकर ऑफिस जाती हूँ। फिर वह प्रकाश की तरफ मुड़कर बोली, क्यों जी, माँ को ऐसे मनाते हैं क्या? बचपन में माँ ने आपको गोद में उठाया था, आज आप उन्हें उठाकर घर ले चलो। हमें तो बस माँ चाहिए। यही समाप्त होती है ये कहानी। कैसी लगी आपको कहानी? मैं कोशिश कर रही हूँ कि यहाँ पर मैं देख पाऊँ, मगर मुझे यहाँ कमेंट दिखने का कोई ऑप्शन ही नहीं आ रहा है।
मुझे बिल्कुल पता नहीं है आप लोग मुझे देख पा रहे हैं नहीं देख पा रहे हैं, ठीक से सुन पा रहे हैं या नहीं सुन पा रहे हैं, मुझे बिल्कुल पता नहीं चल रहा है। अच्छा चलिए एक और कविता सुनते हैं अब। कविताओं में मेरी कभी कभी कुछ दर्शन भी रहता है, कुछ फिलोसफी रहती है। तो ऐसी ही फिलोसफी जैसी कुछ एक कविता है, छोटी सी कविता तो नहीं कहूंगी इसे, इसमें 4 हिस्से हैं इस कविता के। तो कविता में इसका शीर्षक है छोड़ो। तत्वों को, जो लोग मेरे साथ नए नए जुड़ रहे हैं उन सभी को नमस्कार है। उषा किरण दी भी आ गई हैं, रीता दी भी आ गई हैं, आप दोनों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार है, बहुत प्यार से आपका स्वागत है। मैं कविता शुरू कर रही हूँ, नई कविता है, उसका शीर्षक है छोड़ो। तत्वों को उनके समान तत्व आकर्षित और असमान तत्वों द्वारा अनाकर्षित करने के प्रयत्न में बहुधा कई नए तत्व जन्म ले लें। जिस तरह उसी तरह तुम और मैं का गणित फलीभूत हुआ होगा। पदचाप एक दूसरे की सुन सोडियम और क्लोराइड अपने होने को नमक की तरह ले आते हैं। तुम और मैं भी नमक खा लेते हैं अक्सर, नहीं? रोज ही चाहे अनचाहे अपनी मीठी बातों में नमकीन बातों का जिक्र घोल ही देते हैं। और जब ज्यादा हो जाता है नमक तो जीभ से स्वभावतः निकल आता है छोड़ो भी। छोड़ो शीर्षक से ही एक और कविता है। सुबह की धूप के साथ मेरे जेहन में तुम बिना आज्ञा के ही पसरते जाते हो। कभी अपनी बातों से फ्लोरिडा पार्क की याद दिलाते हो। फ्लोरिडा पार्क यहाँ पर एक बहुत सुंदर होटल है, रेस्टोरेंट होटल, वहाँ पे सब कुछ है, तो बहुत ही सुंदर जगह है और गार्डन के बीच में बना हुआ है, तो उसका यहाँ जिक्र किया हुआ है। मैड्रिड में ये जगह का नाम है। कभी आप आते हैं मैड्रिड देखने तो इस जगह जरूर जाइएगा। सुबह की धूप के साथ मेरे जहन में तुम बिना आज्ञा के ही पसरते जाते हो। कभी अपनी बातों से फ्लोरिडा पार्क की याद दिलाते हो, जहां एक बार देखा था फ्लामेंको अनायास ही। फ्लामेंको स्पेन का एक बहुत प्रसिद्ध नृत्य है। जहां देखा था फ्लामेंको अनायास ही और ले गई थी यादें समुंदर को मेरे कोट की जेब में भरकर। तुम्हारी तस्वीर धुल गई थी जिसमें मेरे नमक विहीन आंसू बड़े मीठे लगे थे तब तुम्हें। शायद तुम पलकों और होठों के बीच का अंतर भूल पाब्लो नेरुदा के व्यथित गीत को मेरी उस जिद पर याद दिलाना चाहते थे, जहां तुम कहते थे रुको और मैं कहती थी छोड़ो भी। इसी शीर्षक से इसी कविता का एक और हिस्सा है। बुधवार को हम फिर उसी जगह मिलेंगे जहां धरती और आसमान कभी एक नहीं हुए थे। सुबह और शामें जरूर एक दूसरे को विदा किए बिना नहीं जाती हैं। उसी जगह से तेज रफ्तार कारें बिना आवाज दिए गुजरती रहती हैं। यह तुम्हारा इंतजार कि किसी एक कार से मैं उतरकर आवाज दूंगी तुम्हें, मुझे तुम्हारे प्रेम पर संदेह नहीं करने देता है। और सामने का होर्डिंग कहता था कि अगर आप बाप बनकर बच्चे जनने की प्रसव पीड़ा से गुजरने वाले हैं तो यहाँ संपर्क न करें। यहाँ पर एक स्पेनिश में एक बड़ा सा होर्डिंग लगा हुआ था, बोर्ड लगा हुआ था, उस पर लिखा हुआ था ये चीज। एक बार मैंने उसको यहाँ उस पंक्ति को उठाया है। अगर आप बाप बनकर बच्चे जनने की प्रसव पीड़ा से गुजरने वाले हैं तो यहाँ संपर्क न करें। क्या फर्क पड़ता है कि काम मिले या नहीं? सरकार तो अपने अर्थशास्त्र में हमारे गुणा बाग नहीं करेगी। रिसेशन से गुजरती सरकार को हमारे बच्चे अनअपेक्षित लगते हैं, लगने दो। रिसेशन से गुजरती सरकार को हमारे बच्चे अनपेक्षित लगते हैं, लगने दो। वज्र समान इरादों को कौन जीत पाया है? जीने दो इन्हें। किनको? बच्चों को। छोड़ो भी। तो यह थी मेरी कविता छोड़ो भी। मीनू जी दिख रही हैं मुझे। मीनू जी आपको बहुत नमस्कार है, स्वागत है।
और भी सब लोग जो नए नए जुड़ रहे हैं उन सभी को मेरा स्वागत है। निवेदिता दी आप भी दिख रही हैं। निवेदिता दी आपका स्वागत है। और एक कविता सुनाऊं? चलिए एक कविता सुनते हैं प्रेम पर। प्रेम की कविता है। प्रेम में आदमी का मन कैसा चलने लगता है वह सुनते हैं। प्रेम राग। कविता का शीर्षक है प्रेम राग। जाने क्यों मुझे लगता है कि मैं नहीं तो उदास हो तुम। जाने क्यों मुझे लगता है कि मैं नहीं तो उदास हो तुम। हो सकता है तुम उदास ना हो सकता है तुम उदास ना हो, पर अब तुम और मैं फर्क करना आसान नहीं पाती। जानती हूँ तुम अब आवाज नहीं दोगे, जानती हूँ तुम अब आवाज नहीं दोगे, नहीं कहोगे कुछ, इसीलिए बिना बताए मैं चली आती हूँ तुम्हारे ख्यालों में। संगीत जहाँ मुझे ढूंढने का गूंज रहा होता है, मैं उसकी ताल पर झूमती हूँ, लहराती हूँ और बिना रुकावट चख लेती हूँ तुम्हारी आंखों को। तभी जान पाती हूँ कि सागर छलकने से पहले प्रेम पगे आंसुओं का स्वाद मीठा होता है। तभी जान पाती हूँ कि सागर छलकने से पहले प्रेम पगे आंसुओं का स्वाद मीठा होता है। प्रेम राग का ही दूसरा अंश है। जाने क्यों मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी बातों में मेरा समावेश इतना कोमल हो कि एकाकार होने का प्रमेय संक्षिप्ततर ना रहे। जाने क्यों मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी बातों में मेरा समावेश इतना कोमल हो कि एकाकार होने का प्रमेय संक्षिप्ततर ना रहे। मैं फैल जाऊं उन सारी जगहों में जहां तुमने कभी लगाया हो कोई पूर्ण अथवा अर्ध विराम, और तुम उस नजाकत से समेट लो मुझे जैसे जाता हुआ सूरज समेटे अपनी किरणें। और तुम उस नजाकत से समेट लो मुझे जैसे जाता हुआ सूरज समेटे अपनी किरणें। कैसी लग रही है आपको कविताएं? अब मैं कविता से कहानी पे आऊं या कविता ही चलने दूं? कविता में कहानी सुनाती हूँ। चलिए मैं आपको एक एक छोटी सी कविता है और उसी में कहानी भी चल रही है। देखिए पुरुष भी प्रेम करते हैं। पुरुष का प्रेम किस तरीके का होता है वो इस कविता में है। वो किस तरह से अपनी प्रेयसी को, अपनी पत्नी को मिस करता है, वो उसने अपने शब्दों से किस तरह कहा है वो सुनते हैं। जब तक मुझे विश्वास था, जब तक मुझे विश्वास था कि तुम्हारी दो आंखें मुझे देख रही हैं, मैं कहता रहा तुमसे अपना ध्यान रखा करो। मैं कहता रहा तुमसे अपना ध्यान रखा करो और खुश रहा करो। बहुत स्वार्थी था मैं, बहुत स्वार्थी था मैं। कभी शुक्रिया न कह पाया। तुम्हें यह जताता रहा कि मुझे फिक्र है तुम्हारी, और तुम मेरा ध्यान रखती रही। आज जब तुम चली गई कभी न लौटने के लिए, आज जब तुम चली गई कभी न लौटने के लिए, तो 70 साल में पहली बार तन्हा होने का एहसास हुआ। तो 70 साल में पहली बार तन्हा होने का एहसास हुआ कि आदत हो चली थी मुझको उन दो आंखों की जो प्रतीक्षा किया करती थी मेरे घर लौट आने तक। और मैं करता रहा वादा तुम्हें जिंदगी भर खुशियां देने का। मैं करता रहा वादा तुम्हें जिंदगी भर खुशियां देने का, लेकिन बटोरता रहा खुशियां जो तुम मुझे देती रही। लेकिन बटोरता रहा खुशियां जो तुम मुझे देती रही। आज फिर तुम्हारी यादों के खजाने से कुछ खुशियां चुराई है मैंने। आज फिर तुम्हारी यादों के खजाने से कुछ खुशियां चुराई है मैंने, और निकल पड़ा हूं मुस्कान बांटने अपने जैसों के बीच। आगे सुने। लड़कों की ही बात करते हैं।
पुरुषों की ही उस पर बात करते हैं। और लड़कों को लेकर के अक्सर ऐसा होता है कि औरतों पे, स्त्रियों पे बहुत सारी कविताएं लिखी जाती हैं, स्पेशली माँ पर। लेकिन पुरुषों पर कहानियां, कविताएं बहुत कम लिखी जाती हैं। तो ये कविता जो है पुरुषों को, लड़कों को समर्पित है। लड़के जो भी इसे देखना चाह रहे हैं, वो देखते हों इस समय, वे इसे ज़रूर सुने। लड़कों को समर्पित है ये कविताएं। 2 भाग हैं इसके। प्रिमेरा, पहला भाग में शुरू करती हूँ। मैंने स्पेनिश में कह दिया प्रिमेरा पहला मतलब चलिए। वह लड़का जो रोज करता था प्रतीक्षा, वह लड़का जो रोज करता था प्रतीक्षा, एक दिन आया तोप सा दन दनाता हुआ और उड़ेल दिया अपना दिल लड़की को रोक कर। आया तोप सा दन दनाता हुआ और उड़ेल दिया अपना दिल लड़की को रोक कर। प्रणय निवेदन से पहले 1000 बार, लाखों बार उसने टटोला होगा खुद को। प्रणय निवेदन से पहले 1000 बार, लाखों बार उसने टटोला होगा खुद को। धड़कते दिल को थम जाने की ताकीद की होगी। गुस्साया होगा खुद पर, जल्लाया होगा इस स्वीकृति पर। रोकना चाहा होगा उसने प्रेम को खुद ही तक। अब देखिए, प्रेम हो गया है किसी लड़की से, लेकिन उसे कहने से पहले लड़के के भीतर क्या भावनाएं चल रही हैं, वो खुद से जल्ला रहा है, खुद से घबरा रहा है। किस तरह अपना प्रेम प्रकट करे, किसी को किस तरह से कहना संभव होगा, वो सब सोच रहा है, मन ही मन गुस्सा हो रहा है। तो उसका भाव है ये कि रोकना चाहा होगा उसने प्रेम को खुद ही तक। इस सारे गुस्से, जल्लाहट और संकीर्णता से परे उसने खोजी होगी एक राह उम्मीद की। मन की उदात्त लहरों पर दिन भर की कवायद के पश्चात थके तन के साथ भी प्रेम में थिरकने का जज्बा नई ऊर्जा से धमकते हुए खोजा होगा उसने। उसने किए होंगे कई नाराज पल स्वाहा, बस एक प्रेम अनुभूति जीने की चाह में। वो सिर्फ एक पल जी लेना चाहता है प्रेम को। तो नाराजगी भी अपने आप की जो उसकी उठ रही है, उसको भी उसने तिरोहित कर दिया है। वो मुस्कुराया होगा हर उस उदास पल में जब अचानक ख्वाबों की तस्वीर ने किया होगा ज़हन पर कब्जा। जब चूमा होगा उसने मन ही मन अपनी प्रिया को, नशे में या होश में। जब उंगली में फंसी सिगरेट की जलन से याद आया होगा उसे कि अभी आलिंगन का सुख पेंडिंग है। जब उंगली में फंसी सिगरेट की जलन से, सिगरेट पी रहा है, जल रही है सिगरेट और अचानक से उंगली पे जलन होने लगती है। उंगली में फंसी सिगरेट की जलन से याद आया होगा उसे कि अभी आलिंगन का सुख पेंडिंग है, मिला नहीं है। जब मचल कर रोने लगा होगा उसका किशोर मन, हसरतों के छलक जाने के समय में ख्यालों में लड़की को समर्पित किया हुआ प्रेम, अभी तक ख्यालों में उसने सोचा है, ख्यालों में लड़की को समर्पित किया हुआ प्रेम पुनः पा लेने का हौसला उसके कंधों पर तमगा बन झिल मिलाया होगा। तब आवेग में किया होगा उसने प्रेम निवेदन, बिना यह जाने कि लड़की ने उसकी कामना उससे पहले ही कर ली थी। तब आवेग में उसने किया होगा प्रेम निवेदन, बिना यह जाने कि लड़की ने उसकी कामना उससे पहले ही कर ली थी। लड़की भी प्रेम कर रही है, लड़का भी प्रेम कर रहा है, दोनों एक दूसरे से प्रेम कर रहे हैं, लेकिन झल्लाहट भी है, गुस्सा भी है इस समय कि कैसे कहा जाए। लड़कों को ही समर्पित एक और कविता है, याद गली। ये भी कहानी की तरह है। देखते हैं लड़के के पास कितने सारे विचार चल रहे हैं। कविता का नाम है याद गली। वह छत पर उड़ाता है पतंग, वह छत पर उड़ाता है पतंग, दौड़ता है रेल की पटरियों पर, खींचता है डोर पतंग की तन जाती है, खींचता है डोर पतंग की तन जाती है, थम जाती है रेल, दिखती है खिड़की के पार दादी माँ, सुबह सवेरे कराती है मंजन। अब उसके ख्यालों में ये सब चल रहा है, उसे याद आता है अपना बचपन। अब वो किशोर हो चुका है, अब उसकी दादी माँ नहीं है, लेकिन उसे याद आती है। खिड़की के पार दादी माँ खिलाती है चाय में डूबा जीरा टोस्ट, पीछे से आते हैं दादाजी, झक सफेद दूध का गिलास उठाए, ठीक उतना ही गरम जिससे न जीभ जले न दिल। उसकी पतंग उड़ान भरती है, रुक जाती है हवा में ही माँ के प्रवेश से। उसकी पतंग
उड़ान भरती है, रुक जाती है हवा में ही माँ के प्रवेश से। पास्ट में चला गया था, जो अतीत में चला गया था, वापस आ गया है वो वर्तमान में। उसे माँ के प्रवेश से उसकी पतंग रुक गई है। नहलाकर यूनिफॉर्म पहनाती है माँ, बुआ खिलाती है दही पराठे का नाश्ता। अब परिवार में हर एक जना है और हर एक जने की इम्पोर्टेंस है, सबकी महत्ता है वहाँ पे। परिवार में हर एक जना अपना अपना रोल निभा रहा है। माँ ने उसे नहलाकर यूनिफॉर्म पहनाई है, बुआ खिलाती है दही पराठे का नाश्ता। सब विदा करते हैं, स्कूल पहुंचाते हैं पिता, शाम को लेने आते हैं चाचा। फिर चल पड़ती है थमी हुई रेल। जब तक स्कूल में था उसके ख्याल भी रुके हुए हैं, शाम को घर आया तो उसकी ख्यालों की और अतीत की जो रेल है वापस चल पड़ी है। समय के अबूझ रथ पर हवा में मचल उठती है पतंग, कसने लगता है मांझा, पेंच लड़ाता है वो। अब बड़ा हो चुका है वो, किशोर हो चुका है, तो कसने लगता है मांझा, पेंच लड़ाता है वो चांदनी की छत पर। बचपन में उसे चांद पुकारता था, देखता था उसके पारभासी गले से किस तरह उतरता था पानी। देखता था उसके पारभासी गले से किस तरह उतरता था पानी। फिर आईने के सामने उसने पिया पानी। अपारदर्शी नेक बोन हिलती हंस पड़ता वो, कुदरत के दोगलेपन पर लहू उभर आया है डोर थामे हुए। उसकी रेल ठहरी प्रथम स्पर्श पर, झुरझुरी ने हवा दी। प्रथम स्पर्श लड़की का है, उसको झुरझुरी ने हवा दी, लालायित किया छूने को। एक बल खाती है पतंग, आकाश चूमती है। दौड़ पड़ती है वेगवान रेल, दोनों पटरियों पर टिकी। लड़का गिनता है रेल के डिब्बे, रेल वही है, पटरी वही, डिब्बों की संख्या बदल जाती है, हर बार पतंग नए रंग की। पतंग यहाँ लड़कियां हैं, बहुत सारी लड़कियां जो उसके जीवन में आई हैं, उसको यहाँ कहता है वो रेल वही है, पटरी वही, अर्थात उसके ख्याल वही हैं, उसकी जिंदगी उसी तरह चल रही है, डिब्बों की संख्या बदल जाती है, हर बार पतंग नए रंग की। अब मैं कैसे जानूं कि आप मुझसे कुछ कह रहे हैं या नहीं, तो उसका कुछ उपाय नहीं सूझ रहा है मुझे, लेकिन मैं आप लोगों को देख रही हूँ, कुछ लोग मेरे साथ यहाँ उपस्थित हैं और सुन रहे हैं मुझे, अवश्य ही मुझे ठीक से सुन पा रहे होंगे। अब मैं आपको और एक कहानी सुनाती हूँ, छोटी सी एक और लघु कथा है, लघु कथा वो सुनाती हूँ मैं आपको। चैतन्य मन, लघु कथा का शीर्षक है चैतन्य मन। सामने वाली शुक्ला आंटी की बेटी को इरफान के साथ देखकर मन किया कि उन्हें उनकी बेटी के इस छुपे हुए रिश्ते की सच्चाई बता दूं। लेकिन क्या ऐसा करना उचित होगा? हाँ, बिल्कुल उचित ही होगा। उन्होंने भी तो कितने ही परिवारों को कई कई बार शर्मिंदा किया है। आज तो उनको उनके कर्मों का फल निश्चित ही मिलना चाहिए। कैसे कैसे लांछन लगाए हैं उन्होंने आस पड़ोस की बहू बेटियों पर, उफ, सोचकर ही घबराहट होती है। सब जानते हैं कि वे बहुत झगड़ालू किस्म की स्त्री हैं। न सिर्फ झगड़ालू बल्कि दूसरों के जीवन में ताका-झाकी करके उनके किसी भी पक्ष पर अनुचित टीका टिप्पणी करना तथा लोगों के विरुद्ध बुरा बोलना उनका विशेष पहलू है। हमारे आसपास ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो अपने काम से ज्यादा दूसरों के ऊपर नजर रखे रहते हैं, तो ऐसे ही लोगों के लिए ये लघु कथा है। दूसरों के जीवन में ताका-झाकी करके उनके किसी भी पक्ष पर अनुचित टीका टिप्पणी करना तथा लोगों के विरुद्ध बुरा बोलना उनका विशेष पहलू है। पहले भी इसी मुद्दे को लेकर वे हमारी कॉलोनी की कई लड़कियों को चरित्रहीन घोषित कर चुकी थी। जैसे तो लड़कियों को अपना जीवन साथी चुनने का अधिकार बस शुक्ला आंटी के पास ही रिजर्व हो। दूसरों के बच्चों पर वे गिद्ध जैसी पैनी नजर रखती हैं। क्या उन्हें अपने बच्चों के बारे में कुछ पता नहीं होगा? आज तो उन्हें बता ही देना चाहिए कि एक बार वे स्वयं अपने गिरेबान में भी झांक कर देख लें। सरिता के मन में यह सब विचार चलते चलते ही जैसे कसीलापन भी घुल गया। बेहद विचलित अनुभव करने लगी वह।
अपने आप से मन में बात करते हुए अचानक शब्द अब उसके होठों पर आने लगे। यदि यह सब सोचकर ही मन में इतना विषाद भर आया है, किंतु यही विचार कर्म में डल जाए तो कितना कष्टकारी होगा। मैं कदापि ऐसा कार्य नहीं करूंगी जो जीवन भर कष्ट देता रहे। अब वो सोच रही थी, सरिता अब इन विचारों को सोच रही थी, लेकिन सोचते सोचते ही उसका मन इतना उचट गया कि वो कह रही है कि मैं ऐसा काम करूंगी नहीं कि जिसे कष्ट दिया जाए, अपने खुद को भी कष्ट नहीं देना चाहती है। दीदी, किससे बातें कर रही हो? छोटी बहन ने उसे यूं कुछ बुदबुदाते सुन लिया तो पूछ ही बैठी। अपने चैतन्य मन से हर तरह के बुरे विचारों से परे हो चुकी सरिता मुस्कुराते हुए अपनी बहन के साथ अपना अनुभव बांटने लगी। अब मैं क्या सुनाऊं? आप और एक कविता सुनेंगे? मैं कविता की बजाय आपको कुछ सूक्तियां सुनाती हूँ। सूक्तियां कहते हैं हमारे यहाँ पर रविंद्रनाथ टैगोर जी बहुत लिखा करते थे, उनकी सूक्तियां काफी प्रसिद्ध थी। तो मैंने कुछ सूक्तियां लिखी हैं जो स्मृति पर लिखी गई सूक्तियां हैं। ये छोटी छोटी सूक्तियों में जीवन मंत्र होते हैं, कुछ अपने अनुभव होते हैं जिनको हमने अनुभव किया है, अपने आसपास देखा है, उन्हीं विचारों को सूक्तियों में पिरोया जाता है। तो कुछ ऐसी ही सूक्तियां हैं जिन्हें मैं आप लोगों के साथ साझा करती हूँ। आप लोगों से बातें करते हुए मैं बाहर का नज़ारा भी देख रही हूँ और बाहर बहुत ही सुंदर बर्फ गिर रही है। वाकई बहुत मज़ा आ रहा है। ऐसा लाइव शायद कभी मेरी ज़िंदगी में ना होगा। तो बहुत अच्छा भी मन हो रहा है, बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। आप सब लोग यहाँ हैं मेरे साथ। रेखा श्रीवास्तव दीदी हैं, उनको नमस्कार है मेरा। और भी कोई हो जिनको मैं देख नहीं पा रही हूँ, उन सबको मेरा नमस्कार है। आप सब मेरे साथ यहाँ जुड़े हुए हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत प्रसन्नता हो रही है। तो चलिए सुनते हैं। कुछ सूक्तियां हैं स्मृतियों पर, यादों पर सूक्तियां लिखी हैं मैंने ये। स्मृतियों को अंधेरे में देखना जुगनू सी दिखेंगी, उस रोशनी में साफ साफ देख लोगे रिश्ते की अदृश्य डोर। स्मृतियों को अंधेरे में देखना जुगनू सी दिखेंगी, उस रोशनी में साफ साफ देख लोगे रिश्ते की अदृश्य डोर। स्मृतियों की लाशों का बोझ अपने कंधों पर मत ढोना, स्मृतियों की लाशों का बोझ अपने कंधों पर मत ढोना। स्मृतियां किसी और की होंगी, कंधे तुम्हारे दुखेंगे। स्मृति में अक्सर वही विचरते हैं जो आपके जीवन से विदा ले चुके होते हैं। स्मृतियों में अक्सर वही विचरते हैं जो आपके जीवन से विदा ले चुके होते हैं। और एक सूक्ति है इस पे, स्मृतियां दरवेश या फकीर नहीं होती, स्मृतियां दरवेश या फकीर नहीं होती कि आए खाए झूमे गाए और अलविदा, बल्कि स्मृतियां देवी देवता होती हैं। स्मृतियां देवी देवता होती हैं। आप पर प्रसन्न हो गए तो सदा कृपा दृष्टि, कुपित हो गए तो वक्र दृष्टि से नवाजती हैं। और एक सूक्ति है, स्मृतियां बेहतरीन नर्तक होती हैं, नाचने वालियां। स्मृतियां बेहतरीन नर्तक होती हैं, जेहन में इस तरह नाचती हैं, मस्तिष्क में हमारे इस तरह नाचती हैं कि विश्राम का समय दिए बिना अपने साथ अविराम नृत्य करने को बाध्य कर देती हैं। स्मृतियां रेलगाड़ी होती हैं। और एक सूक्ति है, स्मृतियां रेलगाड़ी होती हैं, अनंत बोगियों वाली रेल। इसकी प्रत्येक सीट पर कोई भूली बिसरी सवारी बैठती है। कोई सवारी तुम्हें आवाज दे तो मुंह न फेर लेना। कोई सवारी तुम्हें आवाज दे, अर्थात कोई याद, कोई स्मृति आपको आवाज देती है तो मुंह मत फेर लेना, बल्कि हाथ पकड़ उसे तसल्ली से उतार लेना दिल के स्टेशन पर। उसके साथ बातें कर लेना, चंद बातें उसकी सुन लेना। और एक सूक्ति सुनाती हूँ, स्मृतियां चादर होती हैं, ओढ़ कर सो जाओ तो इस गर्माश से बाहर निकलने का मन ही न करे। स्मृतियां प्रेम नहीं होती, नफरत भी नहीं होती,
अब देखिए, स्मृतियां प्रेम भी नहीं है, नफरत भी नहीं है, उनकी अपनी अलग ही आइडेंटिटी है, अपना अलग अलग ही वजूद है उनका। स्मृतियां प्रेम नहीं होती, स्मृतियां नफरत भी नहीं होती, बस सक्षम होती हैं कि प्रेम का नन्हा पौधा रोप दें या नफरत का बीज बो दें। लेकिन उनमें ये ताकत होती है कि वे प्रेम का नन्हा पौधा भी रोप सकती हैं और नफरत का बीज भी बो सकती हैं। स्मृतियां आखिरी है, एक और है, आखिरी सूक्ति है स्मृतियों पर। स्मृतियां पैरों का पैरहन नहीं होती, माथे की शोभा होती हैं। इन्हें ताज की तरह धारण करना, चमक उठोगे तुम इसकी परछाई में। अब क्या सुनाऊं मैं? मुझे बिल्कुल पता नहीं चल रहा है, आप लोग कुछ कह भी रहे होंगे तो मुझे ज़रा सा भी आइडिया नहीं है। कुछ लोग मेरे साथ यहाँ हैं, मैं देख सकती हूँ। उन सभी को फिर से नमस्कार है, फिर से स्वागत है। आप सब लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, बड़ी प्रसन्नता की बात है ये। अब एक कविता सुनाओ। चलिए, जीवन से संबंधित कुछ कविताएं सुनते हैं। मैं कुछ और मैं कुछ पल और एक नया जीवन जी लूं। मैं कुछ पल और एक नया जीवन जी लूं। मैं पुराने जीवन से थकान का सिक्का मिटा लूं। पुराना जीवन यानी कि जो अतीत हो गया, पास्ट हो गया, भूतकाल है। मैं पुराने जीवन से थकान का सिक्का मिटा लूं। मैं पुनः एक बार तुम्हारे जीवन में खुशी बिखरा दूं। मैं इस दुनिया के तमाम दुख ब्लैक होल के सुपुर्द कर लूं, वापस आ ही नहीं सके कभी धरती पे। मैं इस दुनिया के तमाम दुख ब्लैक होल के सुपुर्द कर लूं। मैं तब तक जागती रहूं जब तक मानवता को पूरा न जगा लूं। मैं हर पल अपनी प्रार्थनाओं में आंसू बहाती रहूं कि मुझसे धरती की पीड़ा देखी नहीं जाती। आंखों में समुंदर लेकर कोई लोरी गाई नहीं जाती। अब यह विशाल हृदय मैं तुमको सौंपती हूँ। इसमें से अपने हिस्से की मौज तुम ले लेना। इसमें से अपने हिस्से की मौज तुम ले लेना। बाकी बच जाए कुछ तो पंछियों को और मछलियों को खिला देना। बाकी बच जाए कुछ तो पंछियों को और मछलियों को खिला देना। अब वे ही इस धरा पर मेरा संदेश ले जाएंगे। मनुष्यता को भूल चुके हैं जो, वे इनके रक्त मज्जा से पोषण भी लेंगे और मानव होने का सबक भी। सुनो ईश्वर, बस तुम अपनी आंखें बंद न कर लेना। सुनो ईश्वर, बस तुम अपनी आंखें बंद न कर लेना। जीवन में बहुत सारे मूड ऐसे आते हैं जब हमारे पास नाराजगी के अवसर होते हैं। हम किसी से नाराज हो सकते हैं, किसी बात पर, किसी छोटी बात पर या किसी बड़ी बात पर। कुछ कुछ भी ऐसा होता है हम जिसमें नाराज हो सकते हैं, लेकिन नाराजगी अपने आप से नहीं होनी चाहिए। तो होता ये है, जनरली कैसा होता है कि हम नाराज समझते हैं हम किसी और से हुए हैं, लेकिन हम नाराज अपने आप से हुए होते हैं। तो अपने आप का कभी दिल दुखाना नहीं चाहिए। उसी भाव को लेकर के मैंने एक कविता लिखी है। इसने यह कह दिया तो मैं नाराज, उसने वो कह दिया तो मैं नाराज। मैं यहाँ पर अब हमारे अंदर जो जीव है उसको रेफर किया हुआ है। इसने यह कह दिया तो मैं नाराज, उसने वो कह दिया तो मैं नाराज। मैं को क्या समझ रखा है भाई? कोई खिलौना है कि जब मन किया तब मैं को नाराजगी का खेल खिला रहे। अरे होश में आओ नाराज बार बार रहने वालों, और जरा सोचो मैं को नाराज करके कौन सी दुनिया फतेह कर ली तुमने। और बताओ तो जरा इस नाराजगी का हासिल क्या है? किसी से दुश्मनी, किसी से प्यार, तकरार, आखिर क्या हासिल? तुम्हारे नाराज रहने से जिंदगी में चार चांद नहीं लगने वाले, समझ लो अच्छे से इस बात को। तुम्हारे नाराज रहने से जिंदगी में चार चांद नहीं लगने वाले, समझ लो अच्छे से इस बात को।
ख़त्म करें या और कविता कहानी कुछ सुनाऊं मैं, कुछ आप सुनना चाहते हैं तो? एक आखिरी कविता एक आखिरी कविता सुनाती हूँ मैं, और उसके बाद अगर समय है तो फिर मैं आपको एक लघु कथा सुनाऊंगी। रंजोगम इस कविता का शीर्षक है। रंजोगम। दुख का दरिया देख दुनिया में रोना रोक न पाती हूँ। दुख का दरिया देख दुनिया में रोना रोक न पाती हूँ। हाँ, मेरे पास एक संवेदनशील हृदय है, जिसमें जब मैं देखती हूँ बहुत तकलीफ है, दुख है दुनिया में, तो मुझे बहुत रोना आता है। मैं दूसरों का दुख देखकर अनजाने ही रोने लगती हूँ। दुख का दरिया देख दुनिया में रोना रोक न पाती हूँ। किसी मित्र की समस्या में अनायास समाधान खोजती हूँ। तरह तरह की बड़ी छोटी अनेकानेक बातों में उलझ दिन अपवित्र बीत गए। मुझे जो ज्ञात होता कि आत्मा किस तरह पावन होगी, मैं गंगा को धरा पर उतार लाती। मुझे जो ज्ञात होता कि आत्मा किस तरह पावन होगी, मैं गंगा को धरा पर लाती। व्रत, उपवास, ज्ञान, ध्यान, शक्ति का भरम और भक्ति का गुमान, शक्ति का भरम और भक्ति का गुमान, सब कुछ गंगा तट पर बहा आती। इतनी सीमित है क्षमता, इतना क्षणिक है अभिमान, हाथ में रखकर पावन दिया केवल पूजा कर आई हूँ। जग में करुणा कहते कहते बस करुणा बन आई हूँ। इतना क्षणिक है अभिमान, इतनी सीमित है क्षमता, हाथ में रखकर पावन दिया केवल पूजा कर पाई हूँ। जग में करुणा कहते कहते बस करुणा बन आई हूँ। अब मैं एक अंतिम आपको एक लघु कथा सुनाती हूँ। कोरोना काल में लिखी थी मैंने ये लघु कथा, तो आइए सुनते हैं ये और उसके बाद समाप्त करते हैं। काश इस लघु कथा का शीर्षक है मारिसा किसी तरह उठकर। मारिसा एक स्पेनिश नाम लिया है, और ये एक लघु कथा जो मैंने लिखी है, ये वास्तव में यहाँ पे एक सत्य घटना पर आधारित है, और इसी तरह से यहाँ घटना जो हुई थी उसको आधार बना करके मैंने इस लघु कथा का निर्माण किया है। तो नाम भी मैंने यहाँ पर स्पेनिश लिए हैं। और देखिए क्या कहती है ये लघु कथा, आप इसको समझ जाएंगे सुनते सुनते ही। मारिसा किसी तरह उठकर अपने कमरे से निकलकर किचन की तरफ जाने लगी। 15 कदम का फासला तय करने में बड़े कष्ट के साथ उसे 15 मिनट से अधिक समय लग गया। जबकि सांतियागो लड़के का नाम है, जबकि सांतियागो कुछ देर पहले ही वहां से उठकर दवा लेने गया था। उससे कहकर गया था कि एकदम जल्दी लौट आएगा। लेकिन इस बीच मारिसा को बड़ी तेज खांसी होने लगी और उसे पानी पीने की आवश्यकता महसूस हुई, तो वह स्वयं ही उठकर रसोई में पानी लेने को उद्यत हुई। बस 3 महीने पहले की ही तो बात थी, जब सब कुछ ठीक चल रहा था। किसे पता था कि उनका सुखमय जीवन इस तरह अचानक अवरुद्ध हो जाएगा। एक दिन काम से घर लौटते समय मेट्रो ट्रेन जो चलती है उसकी रेलिंग पकड़े हुए अचानक उसे चक्कर आ गए। किसी तरह घर पहुंची तो बुखार था। अगले दिन तो बड़ी ही असहाय स्थिति में उसे डॉक्टर के पास ले जाया गया। अब जहां उसे कोविड पॉजिटिव बताया गया और कहा कि लंग्स में इन्फेक्शन के चलते इन्हें अस्पताल में भर्ती होना होगा। तब किसे पता था कि उसे करीब 50 दिन अस्पताल का मेहमान बना दिया जाएगा। उन दिनों में उसे भी होश कहाँ रहता था। अस्पताल के बेड पर बेसुध पड़े हुए कोई उससे मिलने आया या नहीं, उसे तो यह भी नहीं मालूम। इतने दिनों तक दुनिया भर की केबल्स और मशीन से जुड़ी वह पता नहीं सोई रहती थी या जागी रहती थी, उसे जरा भी याद नहीं है। वह कहती है कि उसने बहुत से दृश्य देखे इस बीच, लेकिन वे स्वप्न थे अथवा सत्य, उसे बिल्कुल भी स्मृति नहीं है।
बस इतना मालूम है उसे कि अब उनका संपूर्ण मांसपेशी तंत्र शिथिल हो चुका है। अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए उसे बच्चों की तरह हाथ पकड़कर नित्य प्रशिक्षण दिया जाता है। हाथ से कोई वस्तु पकड़ पाने के लिए हाथों और बाहों की मालिश की जाती है। कपड़े बदलने के लिए, अपनी रोज की आवश्यकताओं के लिए उसे सांतियागो को बुलाना पड़ता है। खाने पीने में अब उसकी पसंद नापसंद का कोई महत्व नहीं रह गया है। जो कुछ डॉक्टर ने लिखा है, अगले कुछ महीनों तक बस वही बेस्वाद भोजन उसे दिया जाएगा, साथ में दवाइयाँ भी। उसे याद है उसके मित्र ने उसे अपने जन्मदिन की पार्टी में बुलाया था, जिसे वह मना नहीं कर पाई। सांतियागो ने बहुत मना करने के बावजूद उसने अपनी बात नहीं मानी, यह कहकर कि बूढ़े और बीमार लोगों को खतरा है। मैं अभी जवान हूँ, स्वस्थ हूँ, निश्चिंत रहो, मुझे कुछ नहीं होगा। अब उसे याद आ रहा है कि उसकी 8 अन्य सहेलियां भी पॉजिटिव घोषित की गई थी। उनमें से 7 तो 1 हफ्ते अथवा 10 दिन में ही ठीक हो गई, किंतु एक की मृत्यु हो गई। वह उस वायरस से नहीं लड़ पाई। काश कि उसकी सहेली ने जन्मदिन मनाने का लोभ न किया होता। काश कि उसने भी सांतियागो की बात मान ली होती। सोचा जाए तो क्या फर्क पड़ता यदि इस साल सभी उत्सव स्थगित कर दिए जाएं। हम सब स्वस्थ रहकर अधिक प्रसन्नता से अगले वर्ष मिलजुल कर मना लेते सारे उत्सव। उसे याद आया वह दृश्य जिस दिन अस्पताल से घर आई थी, तो उसके ठीक होने की खुशी में उसे विदा करते हुए डॉक्टर और नर्स पंक्तिबद्ध खड़े होकर उसे ताली बजाकर विदा कर रहे थे। उसके साथ एक आध मशीन भी यहाँ उसके घर चली आई, जैसे कि ऑक्सीजन मशीन। सांतियागो दिन रात उसकी देखभाल में लगा रहता था। परिवार के बाकी सदस्य अब उसके पास आने से कतराते थे। सब कहते थे तुम ठीक हो जाओ, फिर आएंगे तुमसे मिलने। वह अब ठीक है, उसकी रिपोर्ट में नेगेटिव लिखा है, लेकिन कोई भी उससे मिलने नहीं आ पाया। मानसिक पीड़ा कहने को अथाह थी और सुनने के लिए कोई भी नहीं था। माँ पापा भी बस वीडियो पर देखकर सब्र कर रहे थे। यह सब सोचते सोचते वह रसोई तक पहुंच तो गई, किंतु अचानक उसका ध्यान भंग हुआ और शारीरिक कमजोरी से उसे पुनः चक्कर आ गए। वह वहीं धम्म से गिर पड़ी। तो यह थी लघु कथा काश। अब इसके साथ ही आज का लाइव सेशन समाप्त करने की अनुमति चाहती हूँ। उम्मीद है आप सबने एंजॉय किया होगा हमारे साथ। मेरे साथ आपको मज़ा आया होगा। मैंने तो आनंद लिया ही, आप सब लोग थे मेरे साथ, मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। मीनू जी को बहुत बहुत धन्यवाद है। चित्रा जी को भी, उन्होंने भी संयोजन करने में हमारी बड़ी मदद की है। उन दोनों को, आरिणी समूह को भी मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद है। नमस्कार सभी को।